Namaskar everyone. In last two lectures, I have covered various acts which were formed during the time of British rule. In today's lecture, I will cover two most important acts which were formed during the same time or during the time of colonial period. The first act is the Government of India Act 1919 यानी कि 1919 का अधिनियम. दिस एक्ट कैम इनटू फोर्स इन 1921. ये जो अधिनियम है ये 1921 में ये अस्तित्व में आया था एंड इट इज नोन एज द मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म. इसको मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म भी कहा जाता है. Now we will talk about the important features of this act. This act demarcated and separated the central and provincial subjects. जो सेंटर के सब्जेक्ट है और प्रोविंसेस के जो सब्जेक्ट्स है उनका पूरा डिवीज़न हुआ. ये क्यों हुआ? ये इसीलिए हुआ क्योंकि जो सेंटर और स्टेट है उनकी जो लॉ मेकिंग पावर है उसको सेपरेट करना था. So, center and provincial legislature were authorized to make laws on their respective subjects. Now, the provinces and center both were authorized to make laws on their respective subjects. यानी कि जो भी सब्जेक्ट सेंटर के दायरे में आते उस पर सेंटर कानून बनाए और जो सब्जेक्ट है जो मैटर है वो प्रोविंसेस के दायरे में आते हैं उन पर प्रोविंसेस को कानून बनाने का राइट मिल गया. दिस एक्ट ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन. हमें इन दो कंसेप्ट को याद रखना है, बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस. It also extended the principle of communal representation. Communal representation का जो principle था, it was extended by providing separate electorates to the Sikh, Anglo-Indians और Indian Christians, Europeans. यानी कि जो separate electorates का जो concept लॉर्ड मिंटो ने 1919 में दिया था, इट वॉज नाउ एक्सटेंडेड टू दीज कम्युनिटीज एंड दीज क्लासेस. तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इस कंसेप्ट को इंडियन जो सोसाइटी है किस तरह से यहाँ पर उसको उन्होंने लागू किया था. दिस एक्ट ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल. लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को जो है फ्रेंचाइज मीन्स वोट देने का जो राइट है वो दिया गया था. एंड इट वॉज मीन्स दिस राइट वॉज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन. वो आज की तरह ऐसा नहीं था कि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल की उम्र को कंप्लीट कर चुका है वो वोट दे सकता है. नो, इट वाज बेस्ड ऑन दीज थिंग्स, प्रॉपर्टी, टैक्स एंड एजुकेशन. दिस एक्ट हैड ऑल्सो प्रोविजन अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन. सो इन 1926 पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज सेटअप. Separated provincial budgets from the central budgets. First time, under this act, there was a provision about the separation of budgets. यानी कि जो सेंटर और प्रोविंसेस है उनका जो बजट है वो सेपरेट किया गया. नाउ प्रोविंसेस आर अलाउड टू इनेक्ट देयर ओन बजट्स. कि जो प्रोविंसेस है वो भी अब अपना बजट इनेक्ट कर सकते हैं. अनदर जो प्रोविज़न था इस एक्ट का, इट हैड प्रोविज़न फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन. कि एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया जाएगा आफ्टर द 10 years ऑफ दिस एक्ट. इस एक्ट के 10 साल के बाद, यानी कि 1929 तक ये कमीशन बनना था. बट
इट वॉज फॉर्म्ड इन 1927. 2 साल पहले इसको बना दिया था. वी ऑल नो द नेम ऑफ दैट कमीशन. इट वॉज साइमन कमीशन, विच वॉज 7-member body, all but Britishers. Now we will discuss about the Government of India Act 1935. It's most important act because in Indian Constitution we have various features which are based on this act. बहुत सारी विशेषताएं हैं जो कि सीधे सीधे 1935 के अधिनियम पर आधारित है, जो कि हमें भारतीय संविधान में मिलती है, वो इसी एक्ट पर बेस्ड है. It was lengthy and a detailed document or a detailed act. It has 321 sections and 12 schedules. The feature of this act are most important for the exam. First is the establishment of All India Federation consisting of princely states and provinces. What this provision was not adopted because of the opposition of the princely states. जो princely states से उन्होंने इसको अपोज किया था. This act divided the powers between center and provinces through the 3 lists. It's very important feature. जो लेजिस्लेटिव जो पावर्स होती है, लॉ मेकिंग जो पावर्स होती है सेंटर और स्टेट के बीच, उसका एक क्लियर डिवीजन यहां पर किया गया और 3 लिस्टें बनाई गई, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट. और ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इस तरह का जो विभाजन, इस तरह की जो लिस्ट है वो हमें भारत के संविधान में भी देखने को मिलती है. इन Schedule 7, we can see the division of power between center and states in Indian Constitution. तो इसी तरह की 3 लिस्ट का जो प्रावधान है ये उस वक्त किया गया था. पहली थी फेडरल लिस्ट. जितने भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी जो इस लिस्ट में वो सब्जेक्ट डाले गए थे जिस पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेजिस्लेचर है, उनको लॉ बनाने का पावर था, लॉ बनाने का अधिकार था. और प्रोविंशियल लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स थे जिन पर जो प्रोविंसेस है वहाँ के जो लेजिस्लेटर है दे हैड पावर टू मेक लॉज ऑन दो सब्जेक्ट्स. नाउ कॉन्करेंट लिस्ट, both the center and provinces had powers to make laws on those subjects. जो residuary powers that they were given to the viceroy. Another feature of this act is the introduction of provincial autonomy, and it abolished the diarchy in the provinces and adopted diarchy at the center. It also introduced bicameralism in the 6 out of 11 provinces. These were Bengal, Madras, Bombay, Bihar and United Provinces. This act extended the communal representation by providing separate electorates to the depressed class, women and workers. अब देखिए जो ये कंसेप्ट है जो कि 1909 में शुरू हुआ, 1935 में जाकर इसको ब्रिटिशर्स ने कहाँ कहाँ पहुँचा दिया था. यहाँ तक कि जो डिप्रेस्ड क्लास है, वीमेन है और वर्कर्स है, उनको भी इसके जो दायरे में वो ला दिया था. तो ये जो ब्रिटिश का प्रयास था ये पूरा भारत की यूनिटी को कमज़ोर करना था. This act extended franchises. Now about 10% of total population got the voting right. अब जो वोटिंग राइट है उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन किया गया, लगभग 10% जो लोग हैं अब वोट दे सकते थे. This act has also provision about the establishment of RBI. So in 1935 RBI, Central
bank was set up under this act, and it had also provision about the establishment of Federal Public Service Commission. Not only Federal Public Service Commission, but also the Provincial Public Service Commission and Joint Public Service Commission for 2 and more provinces. एक नया कंसेप्ट था जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन वाला, वो इस एक्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है. दिस एक्ट हैज अनदर प्रोविजन अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, कि फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाए. एंड इन 1937 द फेडरल कोर्ट वाज सेट अप. सो दीज वर some important points about these two acts. Now we will take a quick revision of these two acts. First, Government of India Act 1919. It had most important provision about the separation of powers between center and provinces, and second is the extension of communal representation to the Europeans, Anglo-Indians, Sikh, and to Indian Christians. And another important provision is the appointment of statutory commission. These are three important points about the Government of India Act 1919. Now, Government of India Act 1935, we must keep in mind the three lists which were made under this act, through which the power of division were made between provinces and center. And another important feature of this act is the extension of communal representation by providing separate electorates to the women, workers, and depressed class. Another important features are like about the RBI, about the Joint Public Service Commission, and about the establishment of federal court. So these are some important points of about these two acts, and we have taken also its quick revision. So I will close now. I'm closing my lecture. Thank you. तब तक के लिए नमस्कार.